अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, आज का जो शो है हमारा वो ज़ाहिर है इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। मुल्क को 23वां वज़ीर आज़म मिल चुका है। शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो चुके हैं पार्लियामेंट से और 174 वोट शहबाज शरीफ साहब को पड़े। और अगर आज की प्रोसीडिंग्स की बात करें तो पीटीआई के जो अरकान असम्बली थे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट किया था, क्योंकि पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी का नाम था वज़ारत उज़्मा के उसके लिए, हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस के लिए। लेकिन उन्होंने एड्रेस करने के बाद वहाँ से इस्तीफ़े दिए, वॉकआउट किया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अनअपोज 174 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और 23वें वज़ीर आज़म कहलाए जा रहे हैं अब शहबाज शरीफ साहब। बहरहाल जी, जो मुत्तहिदा अपोजिशन की काविशें थीं वो आज रंग ले ही आई हैं, हम सब ने देखा। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो कल पीटीआई का पावर शो था और जिस तरह की के बयानबाजी की गई है वहाँ पर, जिस तरह की बातें वहाँ की गई हैं, जो बैनर्स उठाए गए हैं ख़ास तौर पर, और कहीं हमने देखा कि बहुत एक अजीब सी सिचुएशन भी बनती दिखाई दी क्योंकि उन बैनर्स पे जिस तरह की बातें लिखी हुई थी लोग उसे कंपैरिजन में ला रहे थे औरत मार्च से, और कहा जा रहा था कि जी औरत मार्च के बाद ख़ास तौर पर इस तरह की कैंपेन हमने अब देखी है। और ये जो बातें और बैनर्स किए गए हैं उसमें बहुत से इदारों को भी बुरा भला कहा गया, उनके खिलाफ बातें लिखी हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कि पीटीआई क़यादत की जानिब से, खान साहब की जानिब से ये ज़रूर कहना चाहिए था अपनी आवाम को कि एहतियात की जाए, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, मगर इस तरह की बातों से परहेज़ करना भी ज़रूरी था। खैर बहरहाल जी, ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये तो सामने आ ही जाएगा, बेहतर हो ही जाएगी सिचुएशन। लेकिन खान साहब से गलती हुई कहा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जितने लोग खान साहब के साथ जुड़े हुए थे, खासतौर पर जो मुशीर थे खान साहब के, ये पिछले 7 दिनों में हमने देखा कि जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई उसमें कभी कोई फैसला किया गया, फिर कोई फैसला किया गया, फिर मुशावरत की गई और फिर उसके बाद एक के बाद एक गलती हमने देखा कि दोहराई गई और फिर उसे अपनाया गया। अगर गलती हुई है तो फिर क्यों हुई है, उसके पीछे वजूहात क्या थी, और अगर नहीं हुई है, जिस लेटर की बात की जा रही है उस लेटर का प्रोब होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा कि कासिम सूरी साहब ने वो दोबारा लेटर जो मरासला है उसे हवा में लहराया और कहा जी मैं चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूँ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर वो होनी चाहिए। अब ये एक नया मुद्दा खड़ा होता है आज के बाद कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके दो पहलू निकल सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन पीटीआई के हक में आ जाती है, जो कि ये कहते हैं जी कि ये वाकई एग्जिस्ट करता है, तो फिर पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ये लेटर सही नहीं निकलता और ये इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं जी ये फेक लेटर है और इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो फिर भी देखना ये होगा कि पीटीआई की जो सियासत है और जो फ्यूचर सियासत है, जो कि बहुत करीब इलेक्शंस भी हैं, बहुत अनकरीब हम देखेंगे कि इलेक्शन की फ़िज़ा फिर से बनना शुरू हो जाएगी, उसमें पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि ज़ाहिर है जो आवाम सड़कों पर निकली है ये सारी इसीलिए निकली है कि एक बैरूनी साजिश ने हुकूमत को गिराने की कोशिश की और हुकूमत को गिराया है। बहरहाल दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त पहुँचेगा, इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी डेफिनेटली, और किस का नाम ईसीएल में डलता है किसका नहीं डलता, क्योंकि हमने देखा कुछ अरकान जो साबिक अरकान असम्बली क्योंकि इस्तीफ़े दे चुके हैं और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं सामने जिनके स्टॉप लिस्ट में एफआईए ने नाम डाले हैं कि वो बाहर ट्रैवल ना कर सके विदाउट परमिशन। ये भी देखा जा रहा है कि अब किस तरह की सिचुएशन इख्तियार करता है, किसकी तरफ इशारा किया शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने कहा जी कि इंसाफ अपना रास्ता खुद बनाएगा, हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे। बहरहाल नए वज़ीर आज़म कौम को मिल चुके हैं, 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मिल चुके हैं, आज हल्फ भी उठा लिया जाएगा और देखते हैं कि इसके बाद सिचुएशन क्या डेवलप होती है। हमें इस सारी सूरत हाल पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं पीजे मीर साहब। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा मीर साहब, अगर बात करें क्योंकि ज़ाहिर है अब 23वां वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिल चुका है, और अगर बात करें इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस की जो पैदा हुआ पिछले 6 दिनों से, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये जितनी भी हिकमत अमली पीटीआई की जानिब से अपनाई गई, क्या ये ज़रूरी थी? क्योंकि जब पहले बातें की गई कहा जा रहा था जी आखिरी बॉल तक खेलेंगे, फिर उसके बाद ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी लगाए गए, फिर उसके बाद रिजाइन भी कर दिया जाता है आज, तो ये जा किस तरफ रहा है मामला? देखिए, ये जो लो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट थी ये पिछले साल भी अगर आपको याद हो ये एक मुहिम चली थी जी, और ऑब्वियसली ये बिल्डअप एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था। अब हर इंसान को बहुत जल्दी होती है कि जो भी हुकूमत में है उसको निकालो,
जी। पीपल्स पार्टी ने ये किया नून के साथ, नून ने किया पीपल्स पार्टी के साथ। आज दोनों बैठे हैं, एक नया प्लेयर आया रोड के अंदर, आपने उसको भी आज निकाल दिया। जी। द क्वेश्चन अराइजेस के नेशनल इंटरेस्ट में तो हम कहीं बात करते नहीं है, जमहूरियत के नारे हम सब लगाते हैं, जी। जमहूरियत आती है तो हम उसको डिरेल करने की बड़ी जबरदस्त कोशिश करते हैं, और आज आपके सामने जमहूरियत डिरेल हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात हुई है, ये कोई इलीगल बात नहीं हुई, लेकिन हमारे अंदर एक सबर क्यों नहीं है? जी। आज मैं इस हुकूमत को कहूंगा, जो भी आए हैं, मेरा पेट्रोल तय करो, मुझे एम्प्लॉयमेंट दो, तुमने इसलिए आया ना महंगाई के ऊपर, तो फिर आज का मेरे लिए क्वेश्चन है कि आप आ तो गए, तो अब आप कितना टाइम मांगेंगे? आपका नैरेटिव होगा ये जी जो हम किस तरह करें, ये तो पिछले सारे छोड़ के चले गए, जिस वक्त पीटीआई आई थी उसने कहा कि पिछले छोड़ के चले गए, आज ये है ये पीटीआई छोड़ के चले गए। तो ये जो क्राइसिस है ये अनएंडिंग क्राइसिस है, ये एक कंटिन्यूअली मैं कहूंगा कि एक ऐसा डॉक्टर है हमारे साथ कि हम पाकिस्तान का सोचते नहीं है, अपनी पोलिटिकल पार्टी और मैं, ये जो लफ्ज है ना मैं, हम ये सोचते हैं। अच्छा मीर साहब, ये जो बातें आपने की अभी, जाहिर सी बात है ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं सारे, लेकिन इसमें अब आज खबर आती है जी डॉलर अचानक से 182.90 पैसे पे आ जाता है, और उसके बाद अगर देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज तो वो भी बहुत फायदे में, रिकॉर्ड 1700 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि जाहिर है ये जो अपोजिशन थी और जो अब हुकूमत में आने जा रहे हैं लोग, ये सारे तो अब सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि जी आते ही हमारे ये सारी सिचुएशन बेहतर होती जा रही है। यार आप मुझे एक चीज बताओ जी, इस गवर्नमेंट ने भी एक टके का काम नहीं किया, आज प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं जी, तो ऑल ऑफ अ सडन डॉलर ऊपर चला गया, ये रिवॉर्ड है, ये आपको रिवॉर्ड मिला है जी कि आपने जो काम किया है अत्म एतमाद लाके, ये आपको रिवॉर्ड मिला है, ये कॉमन सेंस नजर आती है। ये क्या बात है कि कल 1600 था, आज प्राइम मिनिस्टर आ गए 1700 आपका पॉइंट्स आ गए जी, ये क्या बात है कि 8 रुपए का डॉलर जो कि हुआ नहीं कभी जी, 1 रुपया 2 पैसे 50 पैसे होता था, आज ये हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन ही हो गया। दिस इज योर रिवॉर्ड। ये जो इमरान बात करता है ना, इसमें बहुत सदाकत है जी, इसमें बहुत सदाकत है, इसको इन्वेस्टिगेट करे। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है शहबाज ने कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अच्छी बात है, इसको इन्वेस्टिगेट करे। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान को कोई प्रॉब्लम है, उसकी हुकूमत चलेगी है, उसको प्रॉब्लम है ये जो फॉरेन मुदाखलत के साथ लोग मुंतखब होते हैं, ये है इमरान की मेन प्रॉब्लम। उसने बहुत बड़ी सोच रख के ये बात की है, उसे अपनी पार्टी या हुकूमत की नहीं की है। वो कहता है मैं इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि इनको लाया गया है जी, ठीक है ना जी, ये तो मेजोरिटी में नहीं थे, ये कैसे आ गए मेजोरिटी में? तो इसके अंदर आपने जो सवाल किया बड़ी वैलिडिटी है। और कल जो एक बात हुई है कि एक मिसाइल आ गया उधर से अमेरिका का और अफगानिस्तान में गया, जो कि अफगानियों ने डिनाई किया है, ये कहाँ से आया है? पाकिस्तान का कॉरिडोर इस्तेमाल हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ इसके बड़ी बड़ी अंदर कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, और इन सबको जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, एम्बेसडर को बुलाए और फिर आगे बात बढ़ेगी। अच्छा मीर साहब, आपने कहा ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन, और फिर ये अब खान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये जो लेटर है, फिर आज कासिम सूरी साहब ने फिर लहरा के दिखाया अपनी, दोबारा जो वो रूलिंग दे रहे थे उसमें कहा कि ये दोबारा से ये लेटर है, मैं चीफ जस्टिस साहब को भी भेज रहा हूँ और इस पर बाकायदा तहकीकात कराई जाएंगी। अब अगर फ़र्ज़ करें तहकीकात में भी कोई ऐसी बात नहीं निकलती है, तो क्या पीटीआई की फ्यूचर सियासत को कोई नुकसान पहुंच सकता है इस सारी सिचुएशन में, और अगर निकल आती है तो उसके क्या फवायद साबित होंगे? देखें, ये तो पहले इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था जी, इस पॉइंट पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बात ही नहीं की, सुना ही नहीं, और मैं यहाँ खैराज तहसीन पेश करूंगा जी आपने सुप्रीम कोर्ट को, और मैं कहूंगा कि देखो मुझे अच्छा लगा कि आप इमीडिएटली रात के 12 बजे आपने कोर्ट लगा दिया, मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि वो बेचारी लड़की जो 3 दिन से इंसाफ मांग रही है, उसके लिए तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन रात को 12 बजे कोर्ट लग गया जी। अगर हमने इंसाफ देना है, गरीब को भी वही इंसाफ है, अमीर को भी वही इंसाफ है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गहरी मैंने बात की है, सोचे इसके ऊपर सही। तो यहाँ मैं कहता हूँ किसी इदारे को आपके सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 69 जो बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फॉलो करना है,
तो ये बड़े मैं समझता मामलात हैं जिन पे मैं समझता हूँ इसमें डिबेट होनी है और आगे चल के हम देखते हैं कि इसका बनता क्या है। राइट अच्छा मीर साहब, ये जो अब इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, इनफैक्ट ज़ाहिर है पीएम साहब इलेक्ट हो चुके हैं, उनको 174 वोट मिल चुके हैं, अब इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके नज़रियाती इख्तलाफात हैं, बार बार वो कहते रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या फिर नून लीग हो, फजल रहमान साहब की पार्टी है, ये सारे नज़रियाती इख्तलाफात रखते हैं आपस में, और हमने माजी में सबने देखा कि बहुत बड़े हरीफ साबित होते हैं एक दूसरे के। अब ये इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? और फिर अगर फ्यूचर में इनकी आपस में नहीं चल पाती है तो फिर इलेक्शंस बहुत करीब आते देख रहे हैं आप? अभी तो गेम ऑन है जी, अब तो गेम ऑन हुई है। आपने सही कहा जी, मैं पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ने के साथ आपने उनको साथ बिठा दिया। ये मुझे बताया ना, तो फिर आपने ऐसे अल्फाज पहले क्यों इस्तेमाल किए? जी, आपको नहीं करने चाहिए थे, आपने कर दिए। लेकिन फिर साथ वो कहते हैं ना, क्या लफ्ज इस्तेमाल करो यार, अफसोस है, शहबाज मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अच्छा आदमी है, लेकिन देखो ना लॉ है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो पुराने आपने जो जिनका रेफरेंस दिया है, तो फिर यही चीजें आई है ना, उन्होंने भी यही कहा इनके मुतालिक, पीपल्स पार्टी ने भी, और आप ये एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं। और किसके लिए? इमरान सेंटर के इमरान को निकाल के आप बैठ गए। पहले भी आप इकट्ठे थे, आज भी आप देख लो। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा देर नहीं रहेगी इनकी, ये हनीमून पीरियड है। आप आगे देखेंगे कि क्या क्या ड्रामे होते हैं और क्या क्या आप देखेंगे कि तलखियां आगे आएंगी। आई गारंटी ये होगा। जी सही। अच्छा मीर साहब, एक और आम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कहा यह भी जा रहा है कि जी के इंतकाम बज़ाहिर तो नहीं लिया जाएगा, और ये भी कहा गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम किसी को जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन कानून और इंसाफ अपना रास्ता खुद लेंगे। यानी उन्होंने रीड बिटवीन द लाइंस वाली कहानी की है कि उन्होंने मैसेज दे भी दिया है और मुंह से कहा भी नहीं। अब आपको लगता है कि सेफ पैसेज दिया जाएगा, इनको छोड़ा जाएगा? क्योंकि हमने कल रात ही देखा कि स्टॉप लिस्ट में सबके नाम डालना शुरू कर दिए गए हैं FIA की जानिब से। ठीक है ना, आपने भी सवाल किया है जो मैंने जवाब पहले दिए। ये गेम तो ऑन है जी, ये तो अब इनके पीछे जाएंगे। अभी एक मैच छांट होगी, उन्होंने कहा कि हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन कानून और उसके मुताबिक करेंगे जी। तो भाई जो जिसके ऊपर चार्ज लगेगा वो कानूनी चार्ज लगेगा ना, वैसे तो कोई नहीं लगेगा। इनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो कानूनी लगे, वैसे तो नहीं लगे जी। आपके पास एक हिस्ट्री आ गई है। आपने 11 साल एक आदमी को जिसके खिलाफ आपने कोई केस प्रूव नहीं किया, आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, 11 साल आपने उसको चोर कहा, उचक्का कहा, मर्डर कहा, मनी लॉन्ड्रिंग कहा, किडनैपर कहा, हर चीज आपने उसको तमगे दिए। उसके बाद आपने सदर पाकिस्तान उनको बना दिया। आज हमारे पास वजीर आजम है जो एक बेल पे है, आपने वजीर आजम बना दिया। तो द क्वेश्चन इज कि ये देखो ना, आपने शहबाज को कोई इल्जाम लगाया ना एक्यूज किया। कोर्ट्स के अंदर अगर केस किसी का भी हो, आप क्या उसको ऐसे उहदे पे लाएंगे? और मुझे बता देना कॉन्स्टिट्यूशनली, जब हम सादिक और अमीन, ये तो प्रूव होना है ना भी कोर्ट के अंदर कि सादिक और अमीन है या नहीं है जी। तो मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ। सही। अब शहबाज को बेचारे को आपने यहाँ फंसा दिया, अल्लाह ना करे कल, मैं तो कहूंगा मेरा दोस्त है वो, अगर उसके खिलाफ कोई वो चीज निकल आती है तो एम्बेरस कौन होगा? जी। आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा एम्बेरस। तो हमें सब्र से काम करना चाहिए, इतनी जल्दी से काम नहीं करना चाहिए। और आज ही सदर जरदारी ने कहा हम सोचेंगे कि हमें वजारतें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने तो अपना एक हाथ पैर दिखा दिए। तो ये तो बेचारी मुस्लिम लीग दूर अभी आप कह रहे हो कि उसको एक शेकी विकेट पे आगे भी है। सही सही। अच्छा मीर साहब, कहा यह भी जा रहा है कि खान साहब के मुतालिक अब बातें हो रही हैं कि शायद उनको ट्रीजन केस भी फेस करना पड़े। ये इस पे कितनी सदाकत है? हो सकता है इस तरह के कोई चांसेस बन सकते हैं क्या? ट्रीजन केस कैसे? ट्रीजन केस मैं आपसे सवाल करता हूँ कैसे? क्या वो जो इन्होंने असेंबलियों में किया है, और भाई वो तो जज ने वापस भेज दिया, तो बात केस है ही नहीं है, वो जीरो पे आप जीरो आ गए, फिर केस कहां से बनता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक वे आउट दे दिया है जी, तो वो तो केस ही खत्म हो गया है, तो फिर कौन सा ट्रीजनेबल केस है? हाँ, अगर ये केस चलता आगे, यस यू राइट योर क्वेश्चन, एक ट्रीजन केस बन सकता था, लेकिन वो केस है ही नहीं, क्योंकि असेंबली दोबारा उस तरह बहाल हो गई, स्पीकर का डिसीजन आउट हो गया, अयाज अपना चार्ज संभाल लिया, वो जो हमारे जो है स्पीकर दूसरे, उन्होंने कहा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ,
दोनों ने रिजाइन कर दिया, आप यू स्टार्टेड फ्रॉम फ्रेश। सर लेकिन सर मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ये क्योंकि अदालत ने ये साफ कहा कि ये जो अमल थे, ये जो रूलिंग थी खासतौर पर ये भी, और फिर उसके बाद जो असेंबली डिसॉल्व करने के ऑर्डर्स थे, ये दोनों गैर आईनी हैं। अब ये गैर आईनी पर तो केस चलाया जा सकता है, कोई भी अगर उठ के पिटीशन दायर कर देता है हुकूमत की जानिब से। इनके लफ्ज से इरोनियस जी, इनके लफ्ज से सीमिंगली, राइट, ये वर्ड्स हैं उनके रिमार्क्स पे। और द क्वेश्चन अराइजेस कॉन्स्टिट्यूशन, और भाईजान आपने भी तो 69 में इंटरवीन किया ना पार्लियामेंट के अंदर जी, आपने भी तो बात की है ना, व्हाई डिड यू इंटरफेयर इन द पार्लियामेंट? ये अली जफर ने कहा है कोर्ट के अंदर, क्या अगर आप इंटरवीन कर सकते हैं पार्लियामेंट में तो फिर क्या हम भी करें जुडिशरी के अंदर? जी, देखो ना, जुडिशरी इज द लॉ इम्प्लीमेंटर, इट इज नॉट द लॉ मेकर। द लॉ मेकर इज द लेजिस्लेचर, द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। सो द क्वेश्चन इज कि ये भी एक डिबेट आपके सामने अभी खुलेगी जी, तो कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, बड़े समझ अफसोस ना सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे। अब देखें, हमेशा जब भी हुकूमत टॉपल की जाती है, कोई नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, फर्ज करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, या फिर इस तरह की जिस तरह हमने अभी देखा है कि अदम एतमाद कामयाब होता है, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। अब कहा यह जाता है जी कि इस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है। अगर बात करें पुरानी हुकूमतों की, तब भी इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी, जाहिर है। उससे पिछली हुकूमत की बात करें तो भी इस्टेब्लिशमेंट थी, उससे पीछे जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो मिलिट्री अक्सरी की आदत थी। सर ये हमेशा बातें ये की जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट लाती है, तो फिर ये सारी बहस होती क्यों आपस में? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना ही बंदा बिठाना होता है तो फिर हम तो इन्हें फिर सिर्फ फेस से समझ लें। दो चीजें जी, ये कहते रहे कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर सिलेक्टेड है तो फिर सिलेक्टर्स पीछे क्यों हट गए? जी, एक। दूसरा, या तो सिलेक्टर्स ने आपको डिच कर दिया अगर ये सिलेक्टेड है। जी, देखो ना, यहाँ ये दो पॉइंट्स आते हैं विच आर डिबेटेबल, कि अगर आपको सिलेक्ट करके लेके आए हैं तो फिर ये सिलेक्टर्स ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि आपको उनकी सपोर्ट चाहिए थी, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक और एक जंग चल रही थी, एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। जी, वो प्रॉक्सी वॉर के अंदर हर एक ने अपने अपने, मैं समझता हूँ कि एक बयानी को संभालना था, ये भी एक चीज है। सो बेसिकली आई थिंक ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर आर लॉट ऑफ, आप कह लो कि अंडरकरंट्स है कि हु हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पीजे मीर साहब का कहना था कि प्रोब होना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लेटर गेट का मामला है, यही सारी डायरेक्शन बता सकता है कि अगर इसमें कोई सदाकत है, ये लेटर अगर दुरुस्त है, ये मरासला दुरुस्त है, तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बहरहाल जी, हमें ज्वाइन किया है अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, और जो मुल्की हालात और सिचुएशन अब पैदा हो रही है उससे भी बात कर लेंगे। फिर ख़ास तौर पर जो कल धरने दिए गए हैं, जो अवाम बाहर निकली है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह के प्ले कार्ड्स उठाए गए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर कैसे हैं? दुआ आपकी, अल्लाह का शुक्र। ब्रिगेडियर साहब, अगर सारा जो सियासी अनरेस्ट हुआ पिछले 5-6 दिनों में हमने देखा, उसको अगर हम एक साइड पर रख देते हैं, तो कल शाम को जो मुजाहरे हुए हैं, जो सड़कों पर निकले गई है पीटीआई जमात के जो हामी थे, पब्लिक भी बाहर आई, हमने देखा पावर शो भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया। अब इसमें हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बहुत बातें की गई हैं, और बज़ाहिर ये तासुर बनता जा रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से इसे नलिफाई भी नहीं किया, इसे उन्होंने समझाया भी नहीं। शहबाज की तरफ से एक छोटा सा बयान आ जाता है कि जी इस तरह की बातें ना की जाएं। ये तासुर पैदा करना दुरुस्त है क्या? नहीं, उस चीजों को साइड पे क्यों रखते हैं आप? जी, चीजों को तो टोटलिटी देखना पड़ेगा ना। जी, साइड पे किधर रखते हैं? अभी अदालत के अंदर अदम एतमाद की तहरीक रिलीज जो खत्म नहीं होती है, जी, डिप्टी स्पीकर अपना खिताब कंप्लीट नहीं करता है, चीफ जस्टिस साहब अपने सूट पहनते हैं और अदालत की तरफ चल पड़ते हैं। हाउ कैन यू कीप इट असाइड? मुझे तो कमर साहब का एक शेर याद आ गया कि अदालत ताला अदालतों को लगा दीजिए हजूर, अब अदल को यहाँ से गुजरना तो नहीं है। क्या तो बात? ये किस तरह साइड पे रह सकते हैं भाई? जी, आप पीटीआई एक करारदाद लेके जाती है, संडे वाले दिन रजिस्ट्रार कहता है कि जी आज छुट्टी है, जी, तो वो उठा के 12 बजे अदालत लगा लेते हैं। किसने कहा था आपको 12 बजे अदालत लगाने के लिए? सर लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट का भी तो खर्चा था ना कि आपस में लड़ाई भी हो सकती है। क्या पॉलिटिकल, व्हाट पॉलिटिकल अनरेस्ट? अगर आपके दिमाग में अनरेस्ट है, जी, अगर आपके दिमाग में साजिश है,
अगर आपके दिमाग में हिपोक्रेसी है, अगर आपके दिमाग में रियाकारी है, कब खतरा है ना किसी चीज का। अगर आपका दिमाग साफ है तो कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में क्या हो जाता है, सही क्या चीजें हो जाती है। ये जो फैसला लिखा गया है, ये कहाँ लिखा गया है फैसला? अब इस फैसले में सिर्फ ये नहीं लिखा गया कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवाइए और नोटिफिकेशन की कॉपी हमें भेज दीजिए। आप मुझे बताइए, मैं आप एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पे बड़ा, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस, दुनिया की किस अदालत में मुल्जिम को खिताब करने की इजाजत दी जाती है, मुझे ये बताइए। इसके ऊपर 16 अरब के केसेस हैं, टीटीज के, मकसूद चपरासी के जी, इसके ऊपर केसेस हैं या नहीं है, आप मुझे बताइए। अगर इसके ऊपर केसेस है, चले मुजरिम साबित नहीं हुआ, दुनिया की कौन से मुल्क की अदालत है जहां मुल्जिम को खिताब करने की इजाजत देते हैं? मुझे एक मुल्क की अदालत सर। केसेस तो खान साहब भी जब वजीर आजम थे उन पे भी रहे, फैसला जो भी आया उनके हक में आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किस रोस्टर पे खिताब किया, मुझे बताइए जी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके खिताब किया, अदालत ने उनको बुलाया खिताब करने के लिए, जाइए लेक्चर दीजिए जी इस मुल्क को। सर खिताब तो खैर नहीं किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ बयान करने के लिए बुलाया था। He is not allowed to speak on the rostrum of Supreme Court. Right. तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि उनको साइड पर रख दें, तो लोगों के फिर जज्बात मजरू होंगे या नहीं होंगे? मुझे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन ऑन दिस। अच्छा जी, अगर आज इस्तीफे जैसे कि हमने देखा कि दे दिए गए हैं, बॉयकॉट भी कर दिया गया है असेंबली सेशन का, अब आप क्या समझते हैं इसका जो फायदा है सरासर हुक्मरान जमात जो बनने जा रही है उसको नहीं होगा, पीटीआई तो फिर नुकसान भी रहेगी? कौम को मुबारक हो, मकसूद चपरासी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मुबारक हो ना सबको जी। अब मुबारकबाद कीजिए, चलाइए। जो पहले लूट मार की और उस लूट मार में इजाफे कीजिए। जो पहले वो बनाई है, प्रॉपर्टीज बनाई है, वो एक बेगम और एक औरंगजेब है जो उन्होंने लंदन में इंडिया को अपना पिंडी में प्रॉपर्टीज बनाई है, उनकी बेटी को आपने प्राइम मिनिस्टर वो कोई मिनिस्टर बना देंगे और प्रॉपर्टियां बनाइए। इस मुल्क को लूटिए, इस मुल्क को खाइए, इस मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क कीजिए, इसमें कमीशन लीजिए, अदालत जाइए, बाहर प्रॉपर्टियां बनाइए, यहाँ पे लोटा क्रैसी चलाइए, आप इस फ्लोर क्रॉसिंग कीजिए, कोई नोटिस नहीं लेगा। क्या ये खुला ग्राउंड है? अब तो पीटीआई भी नहीं है असेंबली के अंदर। लूटिए, गोल्डन चाह से लूटने पूटने का जी। लूटिए इस मुल्क को, खाइए इस मुल्क को, टैक्स पेयर का पैसा खाइए। पहले 16 अरब खा गए, अब 16 अरब और खाइए। अब तो कोई चेक ही नहीं है। टीटियां की हैं, दबा के टीटियां की हैं। अरशद शरीफ साहब ने सारे प्रोग्राम चलाए हैं और टीटियां कीजिए। अभी तो कोई प्रोग्राम भी नहीं चलाएगा जी। अभी तो कोई आपको चेक करने वाला है ही नहीं। मेरे टैक्स के पैसे को लूटिए, जाइए बाहर जाके, अगर आपको इजाजत है, इजाजत दे दी। अमेरिका ने कहा कि जी आप बेगर हैं जी, आप बैगर हैं ही बैगर, आप तो मेंटली बैगर है यार। तुम्हारा तो दिमाग बैगरी पे पैदा हुआ है, तुम तो हो ही पैदाइशी फकीर। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये अगर स्टेटमेंट हम इसको किसी और एंगल से भी डिस्कस करें, क्योंकि जाहिर है हम आईएमएफ से कर्जा लेने वाली कौम हैं, हम आईएमएफ के बगैर एक कदम नहीं उठा पाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा बच्चा भी मकरूज है। आप मुझे बताइए आईएमएफ से कितनी कौमें कर्जा लेती है? कितने लोगों ने कहा हम बेहतर हैं जी? मुझे ये बता दीजिए। आईएमएफ क्या सिर्फ हमको कर्जा देता है? आप मुझे एक लीडर उठा के, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बताइए जो आईएमएफ से जो कर्जा लेता हो और उस नेशनल लीडर ने आके नेशनल फोरम पे कहा कि वी आर बैगर्स। ये जो पैदाइशी बैगर्स होते हैं ना, ये जिनके दिमाग में बैगरी, जो लूटते हैं मुल्कों को और बैगरी बढ़ती है, ये वो होते हैं जो कहते हैं वी आर बैगर्स। अदरवाइज लोग इज्जत से भी कर्जा लेते हैं, क्योंकि आप कर्जा लेके वापस भी करते हैं। आप कर्जा लेके अगली वो जो किस्त देते हैं उसमें से आधी किस्त वो कर्जे में काट लेते हैं। वो आपको खैरात के तौर पर कर्जा नहीं देते। दुनिया में कोई मुल्क बगैर कर्जे के नहीं चलता। अमेरिका में कितना कर्जा है चाइना का? जी। अमेरिका ने कहा वी आर बैगर्स। चाइना में, दुनिया में किस मुल्क पे कर्जा नहीं है? मुझे बताइए एक मुल्क जो कर्जा ना हो जिसके पास। सर लेकिन अमेरिकी सियासत भी तो हमारी सियासत जैसी नहीं है ना सर? नहीं है सियासत, बहुत डिफरेंस है। कबूल क्यों करते हैं? अमेरिका ने अभी लात मारी है, हमें कहा है कि जी हमारे गुलाम हो, तो हमने कहा नहीं हम तो आपके गुलाम है सर जी। हम हाथ खड़ा करके हमने कहा सर वी आर योर सर्वेंट। वो यहाँ पे उनकी अभी आ गई है इम्पोर्टेड हुकूमत। वो पहले कहते थे सिलेक्टेड, अब इम्पोर्टेड हो गई। ये इम्पोर्टेड शख्स है। ये तो लंदन की सड़कों पे भाग रहा होता था, कभी इसकी शक्ल देखी थी आपने जब लंदन की सड़कों पे भाग रहा होता था जी? पीछे से ट्रैफिक आ रही होती थी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, ये पाकिस्तान के लिए एक इट्स अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान जी। इट्स अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान।
अमेरिका ने लात मारी और हमने हुकूमत बना दी है। ब्रिगेडियर साहब मैं इसी जो सिनेरियो है उसमें डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें आज मरियम नवाज साहिबा भी कह रही है जी 1700 पॉइंट्स जो है वो ऊपर चले गए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, डॉलर भी नीचे आ गया है। क्या मरियम नवाज को क्या पता है यार जी? वो $10,000 का जूता पहनती है, उसको क्या पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है? उसको पता है अंडे का रेट क्या है जी? वो कहती है अंडे इतने रुपए किलो मिलते हैं। मरियम नवाज को क्या पता है? मरियम नवाज इज ए कंपल्सिव लायर। उससे बड़ा झूठा कोई पैदा हुआ है इस दुनिया में आज तक? आप उसकी उन लोगों की मिसाल देते हैं जिनकी रैशनैलिटी कोई नहीं जी। मरियम नवाज की क्या रैशनैलिटी थी? जो नवाज शरीफ चीफ जस्टिस था तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था तो वो सेक्रेटरियों को बुला के मीटिंग क्या करती थी? सर डॉलर भी तो 182.9 पे आ गया, फ्लक्चुएट किया गया है, डॉलर फ्लक्चुएट किया गया है। आप एस्टेब्लिशमेंट की वो देखिए इन्वॉल्वमेंट। चीफ जस्टिस कहते हैं 190 रुपए का डॉलर है और थोड़ी देर बाद 3 रुपए 10 पैसे डॉलर गिर जाता है। क्यों गिरता है? इसके अंदर कोई लेसन नहीं हो नजर, कोई इंडिकेटर्स नहीं नजर आते आपको जी? तो आप ये कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है? मैं तो आपको कहा कि जब आपने ये अपने फैसले में आप ये लिख देते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं कर सकते, तो आप उसके हाथ भी बांध देते, पाँव भी बांध देते हैं। तो इसके अंदर आप नुकात उठा के देखें कि क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पॉइंट पर डिस्कशन की है या अंदर से बुग्ज निकालने की कोशिश की है? जी। आप फैसला पढ़ के देख लीजिए ना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब हमने 2 दिन पहले देखा कि मार्शल लॉ लगाने की अफवाहें भी गर्द करने लगी। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये भी कहा जा रहा था, फिर खान साहब ने खुद ही तरदीद कर दी कि चीफ साहब को भी हटा दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। फिर उन्होंने खुद ही उसी वक्त तरदीद कर दी बिना किसी डिले के। ये बातें कहीं ना कहीं तो हुई होंगी कैबिनेट में डिस्कशन। जो 9 बजे इजलास शुरू हुआ था खान साहब का काबीना का, उस पर कहीं ना कहीं तो ये बातें हुई हैं, कोई मशवरे दिए गए हैं? जरूर दिए गए होंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, जरूर दिए गए होंगे, बातचीत भी हुई होंगी। लेकिन कोई ऐसी बात जिसमें आपको ये लगे कि चीफ को हटा दिया गया था या कोई ऑर्डर पास कर दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि DGISI को हटा दिया गया था जी। अब लोगों को ये नहीं पता कि DGISI को चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं हटा सकता। DGISI को हटाने के लिए आर्मी चीफ की बिल्कुल ऐसी है। तो अगर आप आर्मी चीफ को भी हटा देंगे तो आप DGISI को किस तरह हटा सकेंगे? तो ये तो सारी वो थी, रूमर थी, या एक रूमर थी कि मार्शल लॉ रख गया। अब मार्शल लॉ की कहाँ जरूरत आज थी जब ऑलरेडी आपने एक ऐसा कदम कर दिया था जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर को बांध दिया था, प्रेसिडेंट को बांध दिया था, उनके हाथ भी बांध। तो फिर आप मार्शल लॉ लगाने की आपको क्या जरूरत पड़ रही थी? इसलिए जरूरत पड़ती असल तो चीज थी कि इमरान खान को या इमरान खान की हुकूमत को जीरो करना ना, मकसद तो ये था। तो वो तो जीरो हो चुकी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि कोई आप एक्शन नहीं लेंगे। अब अपना कासिम सूरी साहब ने तकरीर करते हुए कहा है ना, उन्होंने मरासला दिखाया है ऐसा कि मैं वो मरासला जो है वो चीफ जस्टिस को भेज रहा हूँ कौमी असेंबली की तरफ से। तो क्या चीफ जस्टिस, आप मुझे ये बताइए, एक बड़ी छोटी सी बात है, एक आम सा तालिब इल्म होते हुए मैं अर्ज करूंगा कि जब कोई जुर्म होता है तो पुलिस सबसे पहले जुर्म जो तलाश करने जाती है तो ये देखने की कोशिश नहीं करती कि जुर्म किसने किया और जुर्म का मकसद क्या था जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वो पिटीशन गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जानती कि जी ये जो कासिम सूरी साहब ने जो दी है रेजोल्यूशन, इसकी वजह क्या है जी, ये क्यों दी गई है, इसका बेसिस क्या है? उन्होंने उसको अपने से भी और उन 5 जजों से भी फारिग कर दिया और एक ही चीज पे कंसंट्रेट किया कि जी रूलिंग पे कंसंट्रेट करें। तो ये अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान अब इंसाफ हासिल करने के लिए इंसान कहाँ साइप्रस की जज अदालत में जाएगा कि जी ये जानने के लिए कि ये चले। मैं कहता हूँ ये गलत है, हम कहते हैं ये गलत है, जो हुकूमत कह रही है वो गलत है, लेकिन इस गलत को गलत साबित करना कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। जब लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उस पर तो हम अगर डिस्कशन करें तो वो बहुत तवील टॉपिक है, लेकिन बहरहाल फैसला आ चुका है, ज़ाहिर है उसका एहतराम करना भी लाजिम है। लेकिन इसमें अगर बात करें फैसले का एहतराम हो गया जी, फैसले के एहतराम के तौर पे आज इलेक्शन हो गया जी, लेकिन मैं बुनियादी सवाल एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों नहीं जाना कि ये मरासला लिखा गया, इसकी वजह क्या है? क्या हमारी इज्जत नहीं है कोई जी? आर वी डाउनग्रेडेड पीपल? क्या हम बेइज्जत किस्म के लोग हैं?
कि हमारा हर बेस, अमेरिका भी बेइज्जती करेगा, हमारे अपने अदारे भी हमें डाउन करेंगे। कि इसका जानना किसने जानना है इसको, मुझे इसका जवाब दीजिए, मेरा ज़हन इस पे पिटा हुआ है। ब्रिगेडियर साहब ये तो माजी में भी होता है ना, हुकूमतें टॉपल होती रही हैं। अमेरिका का जो ऑफिशियल है वो थर्ड क्लास आदमी ने पाकिस्तान को क्यों कहा है ये कि जी तुम इमरान खान की हुकूमत चेंज करो? वो कौन होता है? वो हमारा ठेकेदार है, हम उसका पैसा खाते हैं। हमारे मुल्क में गंदम होती है, हम अपने पैसे से गंदम खरीदते हैं। जी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब क्या ये पहला वाकया है कि किसी बैरूनी ताकत ने इंसर्जेंसी की है, हुकूमत गिराई है, या फिर इस तरह टॉपल करने की बातें की हैं, साजिश की है? हमें माजी में बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। इट्स नेवर द फर्स्ट टाइम, लेकिन कभी भी, अब तो हम कहते हैं जुडिशरी आजाद है ना, पहले जुडिशरी हम कहते थे आजाद नहीं है, अब रोज हम नारे लगाते हैं जुडिशरी आजाद है। इससे पहले चीफ जस्टिस थे, वो बारहा कह चुके थे हम किसी से डिक्टेशन नहीं देते हैं। जी, आपको याद होगा जस्टिस गुलजार अहमद की स्टेटमेंट्स याद होंगी आपको। जी, तो अब नहीं, अब तो आजाद, तो अब तो ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कौन करेगा? मेरे राइट को जो सल्ब किया गया है उसको कौन हक देगा? ये फारूक, ये क्या चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी, ये कोर्ट, इनको जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जानते कि ये कहाँ से आया है, क्यों हुआ है? राइट, राइट। अच्छा सर मैं सर जानेगा, मुझे बताइए सर, मैं जाते मैं कहाँ जाऊँ? सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। हमने माजी में भी देखा एहतजाज होते रहे हैं, धरने भी हुए हैं, सड़कों पे भी निकला गया है, लेकिन जिस तरह हमने कल रात देखा अस्करी इदारों के खिलाफ खासतौर पर जो बैनर्स उठाए गए हैं पब्लिक में, और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, ये भी बड़ी अफसोसनाक पहलू है इसका। जी, अफसोसनाक तो है। आपको पता है दुश्मन तो अंदर से चीजें तलाश करने की कोशिश करता है। जी, और दुश्मन पाकिस्तान के अंदर बहुत, तो यही अमेरिकन दुश्मन है ना आपका। जी, चीजें अमेरिका ही देगा लोगों को। यहाँ पे एक ज्यूइश लॉबी है जो काम कर रही है, यहाँ पे एक हिंदुत्व की लॉबी है काम कर रही है। सर लेकिन ये सारे तो पीटीआई के हामी लोग हैं ना, पीटीआई के हामी लोग हैं। नहीं, पीटीआई के हामियों के अंदर भी तो लोग हैं। जब आप एक जलसा है, आप देखते हैं कि जुलूस निकलता है, जुलूस के अंदर पीसफुली जा रहा होता है, इतने देर में कोई एक लड़का जो होता है कोई पत्थर किसी को जो मारता है, उसके पीछे सारे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सर लेकिन खास साहब की तरफ से कोई बयान तो आना चाहिए था, कोई तरदीद तो आनी चाहिए थी, कोई इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ जी कि आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अपना जो कुछ भी हुआ है वो तो अदालत से हुआ है, उसमें अस्करी अदारों का तो कोई काम नहीं है। अब आप उसको अस्करी अदारों को या आर्मी चीफ को उसमें खामखा आके वो करें तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि एंटी आर्मी थीसिस जो है वो हमेशा एक बड़ा कॉमन थीसिस रहा है, और उसको लेके लोग जो है किसी भी चीज के अंदर जो है फौज का रोल या आईएसआई का रोल निकाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका को या दुनिया की तमाम जो पार्टीज हैं, दुनिया की तमाम हुकूमतों को अगर किसी से डर लगता है तो पाकिस्तान आर्मी से, आईएसआई से डर लगता है, तो वो उसको वो जलील करना चाहते हैं, उसको वो टारगेट करना चाहते हैं। किस आड़ में उनको टारगेट किया जाएगा, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अगर हम ये जान लेते कि मरासला कहाँ से आया है तो हो सकता है कि आर्मी को टारगेट ना किया जाता है इस तरह। सही, बहुत शुक्रिया। मैं जो चीज के ऊपर मैं आपको लेके आ रहा हूँ, आपने वही बात कह दी कि अगर हम किसी जुर्म के रूट काज को जान लें, अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट कर दें, और अगर हम अपनी पब्लिक को इन्फॉर्म कर लें, अगर हम अपने जो अपना केसेस हैं उनको इंसाफ के ऊपर निपटाएं, अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें, अगर हम नैरो विजन के साथ काम ना करें, अगर हम इसकी रूट काज को जान लेते, तो आज आपके अदारों के खिलाफ कोई नहीं होता, आज अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि ये साजिश की गई है, बैरूनी साजिश है, और इस साजिश को डिस्कस भी किया जाना चाहिए था, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये लेटर जाता है तो डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल जी, अगर बात करें नई हुकूमत की और नए प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की हैं, आती वो बहुत सी इस्लाहात का उन्होंने जिक्र किया अपनी स्पीच में भी, हाउस के अंदर खड़े होकर स्पीच में भी, और देखते हैं कि जो नई हुकूमत है क्या ये क्राइसिस पे कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर आज हमने देखा जो प्राइस डॉलर के गिरे हैं और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ने परफॉर्म किया है, बज़ाहिर तो सारा क्रेडिट नून लीग के जो अरकान हैं वो लेते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये वक्त बता देगा बहुत जल्द कि क्या ये हुकूमत क्राइसिस को ओवरकम कर पाएगी या फिर ये भी महज बातें ही रह जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।